अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सब बच्चे खामोशी, सर इधर देख लें। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो कि जब मैं पोर्टल पे इंसान जब आप लोग अब जो है जाहिर सी बात है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के पोर्टल को जितना आसान किया जा सके। अब पोर्टल के अंदर लेक्चर नंबर के साथ साथ ये सवाल भी होगा 15, 16 और 21 भी, तो आपको ये नजर आ जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक तरीका ये होता है कि मैं वीडियो को ही तोड़ दूं क्वेश्चन वाइज, बट मुझे उसमें एडिटिंग के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर जूम के थ्रू सिर्फ आपको सिर्फ जूम की रिकॉर्डिंग दें तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है। और फिर एक हो सकता है कि आपको IFRS 9 के अंदर 100 लेक्चर मिले, तो आप देखते ही आपकी हालत टाइट है। तो उसके लिए मैंने कल ये निकाला है जिसमें आप लोग भी चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। फिर जैसे यूट्यूब में होता है ना टाइम स्टैम्प, इस टाइम पे जाओ तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओ। तो इसके लिए हम आपको प्लानर दे देंगे टॉपिक वाइज, जिसके ऊपर मैंने लगा दिया इंशाल्लाह कि शुरू के इसमें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 1 15 मिनट तक है, 16 मिनट से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी, नहीं तो मैंने कहा अगर मैं सवाल के हिसाब से चीज़ों को तोड़ूंगा ना तो आप IFRS 9 और कंसोलिडेशन में पूरे हो जाएंगे 150 और 100 लेक्चर। क्योंकि मुझे याद है किसी ज़माने में ऑडिट के एक टीचर ने सबसे के आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर को तोड़ दिया था, तो बच्चा परेशान हो गया कि भाई ये तो 80 लेक्चर आ रहे एक टॉपिक के, तो वैसे ही डर जाते हैं। समझ रहे हैं सर? तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन पे या क्वेश्चन नंबर और कॉन्सेप्ट और टाइम स्टैम्प हो, ताकि आपको जब अकेले में पढ़ना हो गया आपको देखना क्वेश्चन नंबर 6 का एक दफ़ा फिर से देख लो तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाए, बजाय इसके कि मैं इसको तोड़ूँ। ठीक है सर जी बेटा, ये सब बच्चे तमाम बच्चों के लिए, सब जो पोर्टल पे बेसिकली जो होगी ना हमारी पोर्टल के ऊपर ये होगी। चले सर आ जाते हैं IFRS 5, कुछ क्लासेस की रह गई तो इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से कवर करते हैं। और हमने कहा अब तक जो बातें होंगी सबसे पहले रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव आप सबको क्लियर है। और हमने कहा सर इसके बारे में हम आए थे और हमने कहा था नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, कुछ एसेट्स इसके स्कोप में नहीं आते, वो कौन से हैं? IAS 12 है, IAS 40 है, IAS 41 है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लीजेज है, सही, IFRS 9 है, ऐसा ही है सर। फिर मैं और आगे बढ़ा था, और आगे बढ़ते हुए मैंने क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया 5 बातें पूरी हो जाए, इमीडिएट सेल की कंडीशन में हो, दूसरा सेल आपकी हाईली प्रोबेबल हो और एक्टिव मार्केट हो, मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, और हमने कहा रेयर चांसेस ऑफ रिवर्सल हो। फिर हम आगे गए थे और हमने पढ़ा था कि जब IFRS 5 में लेकर के आ रहे होगे तो मेजर करोगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और आपने कहा जब आप पहले तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से IFRS 5 में पास कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मेजर करोगे। फिर हमने कहा सर जिनके ऊपर मेजरमेंट एक्सेप्शन है ना उनको क्लासिफाई तो करोगे, नाम तो दोगे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा, बस उनकी मेजरमेंट उनके हिसाब से होगी। वो गणेश इमारत में रहे तो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन हमारा कमरा AC वाला है, सही है सर। मैं आ तो गया हूँ फर्ग्यूसन सेक्शन B में या किसी भी फर्म में, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ख्वारी नहीं करूंगा, लेट सिटिंग नहीं होगी मेरी, सही है सर। फिर आगे बढ़े तो ये कहता है नाम तो लूंगा काम अपना करूंगा, सही है सर। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर अगर इंपेयरमेंट हो जाती है तो IFRS 5 हमें इजाजत देता है। क्या इजाजत देता है मेरा बच्चा, जल्दी से बताएं। वो कहता है कि भैया इंपेयरमेंट को आप रिवर्स कर सकते हो, IFRS 5 वाली भी और उससे पहले वाली भी। रिवर्सल करते वक्त इसने हमसे एक इंपॉर्टेंट बात का कहा कि अगर रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्सल के टाइम पे लोअर ऑफ वाला रूल याद रखना। वो क्या था? रिवर्सल के वक्त शुड नॉट एक्सीड लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट हैड एसेट नेवर बीन इंपेयर्ड और हमने कहा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फिर और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में इंपेयरमेंट होती है तो उसमें भी आपको लोअर ऑफ वाले रूल में वो अमाउंट लेनी है जो कि लास्ट उसकी कैरिंग अमाउंट थी रीवैल्यूएशन के टाइम पे। फिर हमने कहा था कि सर IFRS 5 से वापसी जाना चाहते हैं तो उसने हमें इसका भी उसूल बता दिया, वापसी लेकर जाना लेकिन जाने से पहले एक वर्किंग कर लेना। वो क्या थी? लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। सर फिर हम और आगे बढ़े
और आगे बढ़ते हुए पिछली क्लास में हमने पिछली से डिस्पोजल ग्रुप, हमने कहा सर लेकिन डिस्पोजल ग्रुप और डिसकंटिन्यू में थोड़ा सा फर्क है, सुनिएगा। डिस्पोजल ग्रुप एक पूरे सेगमेंट का प्रोसेस बेच रहा हूं। सुजुकी ने कहा कि हम जो है अपना शीट मेटल बनाने वाला कंपोनेंट बेच रहे हैं, हम अपना स्टीयरिंग बनाने वाला ये हो गया डिस्पोजल ग्रुप। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पूरा सेगमेंट बेच रहा हूं, कोई किसी एक लोकेशन में धंधा बंद कर रहा हूं, ये क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। याद रखें सर अकाउंटिंग में मसला नहीं है, लेकिन जिसको मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलता हूं उसके मुझे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, अलग से पीएनएल डिस्पोजल ग्रुप के शो करने नहीं पड़ते। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था और मैंने क्या पढ़ा था जरा जल्दी से मुझे बताएं। हमने पढ़ा था नहीं सर, उससे पहले हमने एक्सेप्शन वाले सवाल किए थे कि अगर मेजरमेंट एक्सेप्शन होती है, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सवाल किए, कौन कौन से किए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और उसमें हमने क्या पढ़ा था जरा जल्दी से बताएं। हमने पढ़ा था कि सर फेयर वैल्यू मॉडल और नहीं, हमने कहा अगर कॉस्ट मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो सेम ट्रीटमेंट फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर IFRS 5 में आकर भी लोअर ऑफ वाली वर्किंग पे मेजर। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने कहा कि जो है CGU का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैश जनरेटिंग यूनिट। क्विकली बता देता हूं, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ, हमने कहा इसके पीछे का बैकग्राउंड याद है सबको, CGU क्यों आते हैं, क्योंकि हमने कहा बाज मर्तबा एक इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू इन यूज निकालना बहुत मुश्किल है, केएनएस नहीं निकाल सकता कि इस टेबल का, इस जो है कुर्सी का, शायद ये लैपटॉप हो, ये कुर्सियां हो, ये जो चीजें लगी हुई एसी है, इनकी अकेले वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी, मतलब नहीं निकाल सकता ना, कैश कितना कमाएगा। तो केएनएस कहते हैं एक काम करते हैं ग्रुप, हाँ ये पूरा जो हमारा ईआर है, ईआर का रूम है, इसकी हम एक साथ निकाल लेते हैं क्या, वैल्यू इन यूज। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया CGU। इसके अंदर हमने पढ़ा केएनएस के लिए ईआर इज अ CGU प्रोबेबली, सही है। यूनिलीवर के लिए हमने पढ़ा 4 सेगमेंट्स में काम करता है, होम केयर थे, पर्सनल केयर थे, फूड्स और रिफ्रेशमेंट्स। रिफ्रेशमेंट्स के अंदर टी और आइसक्रीम। हमने कहा जो आइसक्रीम है ना उसके अंदर वॉल्स के अंदर जेट स्पॉट, फीस्ट, कॉर्निटो, तो जेट स्पॉट एक CGU है। CGU का मैंने अपनी डेफिनेशन क्या बताई थी स्टैंडर्ड को छोड़ के, सब बंद कर दो, ये बोलेगा अकेला मैं कमा कर दूंगा, सब बंद कर दो, ये कहता है मैं अकेला, यूनिलीवर कहता है पूरी कंपनी को ताला लगा दो, जेट स्पॉट अकेला कैश ला कर देगा, इसको हम क्या कहते हैं CGU। यहां तक हम क्लियर हैं सर। फिर हमने ये भी पढ़ा था सर CGU विद गुडविल भी हो सकता है, तो विदाउट गुडविल भी हो सकता है। जरा एग्जांपल से तो बात समझाएं। हमने कहा यूनिलीवर की एक सब्सिडियरी है फतेह अली केमिकल्स, वो यूनिलीवर को सर्फ एक्सेल बना बनाकर बेचती है। अब यूनिलीवर ने वो कंपनी खुद नहीं की थी, खरीदी थी, तो वो कंपनी इटसेल्फ क्या है यूनिलीवर के लिए CGU। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब आए सर आज की क्लास से पहले, आज की क्लास में 3, 15, 16 थे, 21 कल हम 14 तक कर चुके थे ना सर। अब सब बच्चे इधर देखेंगे, डिस्पोजल ग्रुप को जरा और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। डिस्पोजल ग्रुप क्या होते हैं ये डिस्पोजल ग्रुप? आपने कहा बाज मर्तबा यूनिलीवर कह रहा है कि हम जो है रॉ मटेरियल को पहले प्रोसेस खुद करते थे, सेमी फिनिश गुड्स बनता था, फिर आगे WIP में आता था, मतलब अब हम प्रोसेस क्या हुआ रॉ मटेरियल उठा लेंगे, उसको मजीद फर्दर प्रोसेसिंग हम करेंगे, स्टेज 1 के बाद उठा लेंगे। तो वो जो स्टेज 1 वाला वो उठा रहा है, तो जो स्टेज 1 के इससे पहले एसिड्स थे जो रॉ मटेरियल को स्टेज 1 पे लाते थे वो फारिग हो गए। यूनिलीवर ने कहा हम इनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जब हम ये काम करने जा रहे हैं और इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर अगर कोई ऐसा एसेट हुआ जो स्कोप से निकल रहा है तो क्या करेंगे? आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट है कि डिस्पोजल ग्रुप एक साथ जिनको डिस्पोज करे, उसके अंदर कोई ऐसा एसेट हो जो कि स्कोप में डिस्पोजल ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मौजूद है फेयर वैल्यू मॉडल की। अब क्या करोगे? अब क्या? तो आते हैं डिस्पोजल ग्रुप विद स्कोप आउट एसेट। इसको हम क्या कहते हैं? स्कोप। डिस्पोजल ग्रुप तो है लेकिन वो एसेट इसके अंदर शामिल है जो कि स्कोप आउट है। बिफोर क्लासिफिकेशन
मेजर ऑल एसेट्स एज पर देयर रेलिवेंट स्टैंडर्ड। सबसे पहला काम, कुर्बानी से पहले अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको मेजर कर लो। अगला काम, एट, देखो बिफोर कर लिया, एट टाइम ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेशन ऑन एग्रीगेट बेसिस, कैलकुलेशन ऑन एग्रीगेट बेसिस। और तीसरी चीज क्या है, आफ्टर ट्रांसफर स्कोप आउट एसेट will be measured as per its own standard। चलिए सर, हमने कहा कल की क्लास में जो हमने सवाल किए थे उसमें हमने देखा था डिस्पोजल ग्रुप का नहीं देखा था हमने ना, डिस्पोजल ग्रुप के अंदर मेजरमेंट एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है। अब हम देख रहे हैं डिस्पोजल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एसेट्स को एक साथ क्या करने जा रहे हैं, और उसके अंदर एक या दो ऐसे एसेट हैं जो कह रहे हैं भैया हम पे तो अप्लाई ही नहीं होता, हम पे तो अप्लाई ही नहीं होता। क्लियर है मेरा बच्चा? चलें सर, अगर आपको ये क्लियर है तो बढ़ जाएं आगे। चलें सर, आगे बढ़ते हैं और सवाल पे आते हैं। किस पे आते हैं? सवाल। तैयार हो? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं। सवाल नंबर है 15। क्या है सवाल नंबर 15? हैंड आउट नहीं है? वाश तेरे पास है? उसके साथ बैठ जाओ ना। मुड़के जरा सबर करें, अल्लाह अकबर। सबर करने के चक्कर में देखो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। आ गए, वी आर बैक। Recording in progress. चलें प्यारा प्यारा बच्चा, हमने कहा सेफ। अच्छा, रिक्वायरमेंट सबसे रिक्वायरमेंट अंडर IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, व्हाट आर द अमाउंट दैट शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 31 दिसंबर 2010 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव एसेट्स। इसने कहा कि भैया अब आप हमें बता दें कि हर एसेट के उसमें क्या होंगे। अब याद रखना, वैसे तो डिस्पोजल ग्रुप एक प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जब इसने हमसे मांगा है कि तो हम अलग अलग करके प्रेजेंट कर देंगे। सही है सर? तो अब आ जाएं सर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ईच वीच नहीं पढ़ते और एग्जामिनर मुस्कुराता है। आ जाए जी, फिर आते हैं। सैफ लिमिटेड डिसाइडेड टू डिस्पोज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एसेट्स इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑन 31 दिसंबर 2010। ऑल द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन अंडर IFRS 5। अच्छा एक मिनट में हैंड आउट वो कर लूँ, स्क्रीन शेयर कर लूँ। लिख जाए बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 15। सैफ लिमिटेड डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ द following group in a single transaction on 31 December 2010. All the criteria for classification under IFRS 5 were met on that date. Carrying amount of the assets as on 31 December 2010 are as follows. Amount in
मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और 31 दिसंबर 2010 फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज रुपीज एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप वॉज 11 मिलियन। अब सब बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे। सब बच्चे किससे सुनेंगे? हम डिस्पोजल ग्रुप को उठा के पूरे का पूरा डाल रहे हैं। अच्छा सर, अब एक और छोटा सा काम भी कर लेते हैं। क्या काम करते हैं सर? हम कर लेते हैं कि आगे लिख लें इसी के आगे शरारती और डाल के वैल्यू इन यूज, इसी के आगे 15 के आगे लिख लें वैल्यू इन यूज ऑफ डिस्पोजल ग्रुप वॉज value in use of disposal group was 12 million। वैल्यू इन यूज क्या थी? 12 मिलियन थी। वैल्यू इन यूज क्या थी? 12 मिलियन पूरे ग्रुप की। अब सब बच्चे इधर देखेंगे, इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। पहला रूल सब बच्चे देखें। बिफोर क्लासिफिकेशन मेजर ऑल एसेट्स एज पर देयर रेलिवेंट। अब मुझे बताएं, क्या मैं मशीनरी जो मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, और फैक्ट्री बिल्डिंग, इनको रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कॉस्ट मॉडल है तो इंपेयरमेंट हो सकती है। इंपेयरमेंट के लिए मुझे चाहिए होती है वैल्यू इन यूज और इंडिविजुअल फेयर वैल्यूज। क्या गिवन है? ना मुझे वैल्यू इन यूज गिवन है, ना मुझे फेयर वैल्यू गिवन है। तो हमने कहा ये तो इसी पे रहेंगी। लेकिन इसमें तीसरा जो एसेट है वो कौन सा है? उसकी फेयर वैल्यू गिवन है। यस सर, हमने कहा फेयर वैल्यू कितनी है? 4 पॉइंट। तो मैं उसको किस पे लेकर आऊंगा? अब सब बच्चे इधर देख लें। नौजवानों, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमें? SOFP। SOFP पे हमने कहा तमाम एसेट्स को समझाने के लिए हमने कहा आएंगे तो ये करंट एसेट में और करंट एसेट में डिस्पोजल ग्रुप के अंदर आएंगे। लेकिन डिस्पोजल ग्रुप के हमने कहा ब्रेकअप कर लेते हैं। क्या सर? मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा ही है सर? यस सर। और अगर मैं SOCI पे आऊंगा तो SOCI पे भी अब वो कह रहा है हर एक की रिस्मेंट में बताओ, तो हम अलग अलग ही बताएंगे। हम बोलेंगे भैया इंपेयरमेंट लॉस अगर कोई आ रहा है तो मशीनरी और हमने कहा हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी आ जाए। और हमने कहा अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा है वो आपको अलग बताना है। ऐसा ही है? और फेयर वैल्यू गेन लॉस किस पे आएगा? अब सब बच्चे, ये तो मैंने एक्सट्रैक्ट्स बना लिया, अभी कॉपी नहीं है। सबसे पहला काम हमने कहा हर एसेट को हमें लेकर के आना है उसके रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग को क्या इस सवाल में मैं लेकर आ सकता हूं? नहीं सर। तो हमने कहा सबसे पहला काम हम रिकॉर्ड करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, और वो आने से पहले। तो मशीनरी के अंदर तो कोई शरारत नहीं है, कॉपी नहीं करना है अभी। मशीनरी कितने पे आएगी? 1.5। ऐसा ही है, मशीनरी किस पे आएगी? 1.5। और हमने कहा फैक्ट्री बिल्डिंग वो कितने पे आएगी? 6 मिलियन। मानते हो? मान गए? पक्की बात है सर? आ जाए। फिर मजीद आगे बढ़ाऊं मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे आएगी? अभी मेरे पास कितने की है? तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मुझे एक एंट्री बनानी पड़ेगी फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कितने से? 2 लाख रुपए से। क्योंकि सर इसको देखें, इन दोनों के भी अगर ये मुझे कहता ना कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 1.3 है, इसकी कहता कि रिकवरेबल अमाउंट 5.5 है, तो इन दोनों को भी मैं इंपेयर कर देता, पर इसने ऐसा कुछ कहा नहीं।
हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में मेरे पास 4.5 क्या, इसने कह दिया भैया कितने की हो गई है, तो हमने कहा 2 लाख का तो लॉस आ गया, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू लॉस कितना आ गया, आप मान गए कितना हो गया अब ये। तो अब मुझे बता दो टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी हुई। 11.8 मानते हो, ये हमने कहा इसकी क्या हो गई कैरिंग अमाउंट। जब हम इसको, अब हमने कहा क्लासिफिकेशन के समय हम ओवरऑल बेसिस पर लेकर जाएंगे, है ना सर। अब आपने कहा ओवरऑल बेसिस में सर मुझे ना रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है पूरे सीजीओ की, इसके डिस्पोजल ग्रुप की, कितनी गिवन है, 11 है या 12 है, 12 वैल्यू न्यूज है ना, तो रिकवरेबल अमाउंट हायर पे जाते हैं। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, बड़े गौर से ये सवाल सुनना, मैंने जानबूझ के लाइन ऐड करवाई है। सर इंडिविजुअली तो उनकी कोई वैल्यू नहीं गिवन ना, और वैल्यू इन यूज गिवन है कितनी 12, तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट पूरे की 12 है। मेरा एक सवाल है, अगर हमें कह देता पूरे की रिकवरेबल अमाउंट 11 है, पूरे की 11 है, तो क्या मैं इसको इम्पेयर करता आने से पहले ओवरऑल बेसिस पे, नहीं। क्यों, अगर आप पहली लाइन पढ़े मैंने क्या लिखी हुई है, बिफोर क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल बेसिस पर तमाम एसेट्स को देखना है, एग्रीगेट बेसिस पर नहीं देखना। अगर सवाल मुझे करना सबके रिकवरेबल अमाउंट मिला के 11 है तो भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि बिफोर क्लासिफिकेशन किस पे देखना है, इंडिविजुअल बेसिस पर। आपने इंडिविजुअल बेसिस पर देख लिया, अब आफ्टर क्लासिफिकेशन आप एग्रीगेट बेसिस पर जाएंगे, आप कॉपी कोई नहीं करना। अब हमने कहा भैया हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, हमने कहा दूसरी एंट्री बनाएंगे डिस्पोजल ग्रुप डेबिट कितने से, और आप एंट्री क्या बनाएंगे मशीनरी कितने से 1.5 और फैक्ट्री बिल्डिंग 6 और इन्वेस्टमेंट कितने से, मानते हो। हमने सर ये एंट्री बना दी डिस्पोजल ग्रुप डेबिट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने से। अब मजीद आगे बढ़ रहा हूँ, कॉपी कोई नहीं करेगा। हमने कहा क्लासिफाई कर दिया, अब क्लासिफिकेशन के बाद IFRS 5 आया, और IFRS 5 ने कहा कि भैया मैं क्या कहता हूँ एग्रीगेट बेसिस पर आप किस पे जाओगे, लोअर ऑफ व्हाट, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल। कैरिंग अमाउंट कितनी, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 11। इसका मतलब ये है IFRS 5 के हिसाब से तो इम्पेयरमेंट हो गई, कितने से हुई 8 लाख। क्लियर है सर यहां तक। अब सर अगर IFRS 5 के हिसाब से इम्पेयरमेंट हो गई, तीसरी एंट्री क्या बनाऊंगा, P&L डेबिट। अब आपने कहा डिस्पोजल ग्रुप के अंदर मशीनरी भी है, डिस्पोजल ग्रुप के अंदर, और डिस्पोजल ग्रुप में अब लेकिन सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कोई इम्पेयरमेंट जाएगी। अब ये चीज़ समझना, कल जो हमने पढ़ा था मेजरमेंट एक्सेप्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, उसने कहा हम बिल्डिंग में तो आपके साथ ले रहे हैं, हम आपके साथ डिस्पोजल ग्रुप बंद करके तो आ गए हैं, लेकिन भैया हम पे जो है ना अपने कानून अप्लाई नहीं करना है लोअर ऑफ वाले। हम पे कानून कौन से अप्लाई होंगे, हमारे, और हमारे कानून के हिसाब से हमारी वैल्यू कितनी हो गई है, हम इससे नीचे या ऊपर अब नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है जो 8 लाख की इम्पेयरमेंट है ये मुझे किसको एलोकेट करनी है, मशीन और बिल्डिंग। क्या करूं, इक्वली एलोकेट कर दूं, कैरिंग अमाउंट की बेसिस में। सही है। तो अगर मैं यहां पर आऊं वर्किंग में, मशीन की अगर मैं इंपेयरमेंट निकालना चाहूं तो हमने कहा 1.5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, 1 लाख मानते हो। तो मशीन अगर टोटल इंपेयरमेंट 8 लाख की आई और मशीन में कितनी रह जाएगी 160, और फैक्ट्री बिल्डिंग में जो बैलेंसिंग फिगर है आप इसी तरीके से,
तो मेरा बच्चा पॉइंट समझे, डिस्पोजल ग्रुप के अंदर एक ऐसा अगर एसेट मौजूद है, देखो कल जो हमने किए थे ना उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को देखा था, इसका ये एक एडवांस वर्जन है। डिस्पोजल ग्रुप में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो कह रहा है भैया मेरे पे तो अप्लाई ही, अगर मेरे ऊपर अप्लाई ही नहीं होता तो हम क्या करेंगे। हमने कहा कोई मसले की बात ही नहीं है। हमने कहा हम जब तुम पे अप्लाई नहीं होता कोई मसला नहीं, तुम्हें लाने से पहले तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करेंगे, जब ले आएंगे तो इसके बाद तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम चलोगे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर कोई इंपेयरमेंट आ गई तो जो बेचारे रिमेनिंग लोग थे जिनके ऊपर अप्लाई होता है वो इंपेयरमेंट का हिस्सा लेंगे। तो आप सब बच्चे इधर देख लें, हमने कहा एसओएफपी में आते हैं। मशीनरी कितने से रिकॉर्ड की थी, 1.5 पे लेकर आए थे, उसमें से कितने से कम हो गई, तो कितने की बची, 1.5 माइनस 0.16 मिलियन, कितना हुआ 1340। फैक्ट्री बिल्डिंग कितने पे लाए थे, 6 पे, माइनस कितना गया 0.64 मिलियन, कितना हुआ, मानते हो। फिर आगे आए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कितने पे रहेगी, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास मुस्कुराएगा 11 मिलियन से। ऐसा ही है सर, जो कि लोअर ऑफ पे आ गया है ना सर। अभी रुक जाएं, इम्पेयरमेंट लॉस क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कोई आएगा नहीं। और हमने कहा मशीन 160 ते 6, तो हमने कहा सर ये हो गया आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। किस कदर आसान है नहीं। Recording stopped. अभी सीजीओ के सवाल हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है हम। सती, आर यू विद अस? आने के बाद अगर मुझे अलग अलग दे दे रिकवरेबल अमाउंट फिर भी नहीं करूँगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स अब आ रहे हैं। मैंने कहा ना चौथे गेट पे चल रहे हैं, आखिरी के ओवर्स चल रहे हैं इसके। क्या आ जाना, ऑल आउट हो गए मैच में। अबे 8 तो मैंने देख दी 299 पे। फिर मेरे ख्याल में आकाश सलमान स्टम्प भी हुआ है। हाँ यार, वो मैंने खबर पढ़ी मैंने। फिर 9 तो मैंने देख लिए थे, मतलब एक स्टम्प हो गया था आकाश सलमान मेरे ख्याल में। कुछ नहीं कर सकते पिच का भी यार, अभी तो हमारे लड़के भी तो बॉलिंग डालेंगे। देखें भाई, साफ सी बात है, मैं अभी यही बच्चों को कह रहा था FAR1 के उसके जो वहाँ FAR मैं कह रही इंग्लैंड तो हमारे पीछे ही पड़ गया। पहले हमें हमारे मुल्क में आके T20 मारी, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल मारा, अभी ये मार रहा है यार। मतलब छोड़ भी दे यार भाई, हर मतलब मुसलसल जलील कर रहे हैं हम। और वो कहाँ के वो लड़का, वो जो अब्बास लड़का था वो कहाँ है? चलो हसन अली मेरे ख्याल में यार, अब्बास का तो बनता था यार। वो भी बेचारे को भगा दिया, यासिर शाह को भी भगा दिया। हाँ वैसे रिजवान को भी, मैं यही सोचा रिजवान को भी अब इनको निकाल के सरफराज को चांस बनता था यार। उसने कायदे आजम ट्रॉफी में खेला है, देखो कुछ भी आप मतलब। और यार दूसरी बात, खिलाड़ियों को रेस्ट भी दो ना। अब आप उससे निकल गए ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, तो आपका भाई मुझे तो हाँ ऑस्ट्रेलिया तो देखो कंफर्म है। अब साउथ अफ्रीका हो सकती है, इंडिया हो सकती है। इंडिया का थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि इंडिया के 4 टेस्ट, इंडिया को जो है ना बंगालियों को भी हराने 2-0 से, और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 4 में से 3 हराने। हाँ नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुश्किल टीम है, मतलब उसको आप आधे कोई पहुंच सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया यार। चले बच्चों, कर लिया कॉपी?
कर लिया कॉपी? इसकी हालत देखी थी कैसी थी तो फिर से कहते हैं अपने पिंडी का मैच तो आपको इंतहाई जलील करके हराए इंग्लैंड ने। मतलब यार वो जॉय रूट लेफ्ट हैंड खेलने लगा, उन्हें गली में कोई बड़ा लड़का आ जाता है, वो उड़ाए, बच्चे उसे आउट नहीं हो रहा होता तो फिर बोलता चल मैं साइड, वो जॉय रूट है तो ये कब क्या कि भाई तुम लेफ्ट हैंड में आउट करो। मतलब बीएफडी का पर्चा बच्चों से हो नहीं रहा तो आई के एमएफए के सवाल डाल रहे कि अब तो पास हो जा। मतलब ये जॉय रूट ने ये हरकत की आपके साथ। एग्रीगेट बेसिस पर तो सर हमसे नहीं बेटा, एग्रीगेट बेसिस पर हम इम्पेयरमेंट कवर नहीं करते। सर एक सवाल आया सब, एग्रीगेट बेसिस पर तो हम इस तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस नहीं करेंगे। एग्रीगेट नहीं बेटा, एग्रीगेट बेसिस पर इम्पेयरमेंट नहीं करते, एग्रीगेट बेसिस पर IFRS 5 का क्राइटेरिया अप्लाई होता है। आजान हो रही है? आई थिंक सो। हाँ Recording stopped. चले सर नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, मगरिब का टाइम है। नमाज के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अब इसमें CGO का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिस्पोजल ग्रुप भी है और डिफरेंट चीज़ें जब घूमेंगी तो आप कैसा घूमते हैं। आ जाए सर, अब हमने CGO का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा दे दिया था। CGO क्या होता है? कैश जनरेटिंग, पूरी कंपनी को बंद कर दो, ये अकेला कहेगा कि भाई मैं कमा करके दूंगा। अब याद रखें सर, ये जो CGU होता है कैश जनरेटिंग यूनिट, इसके बारे में आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट IAS 36 का है। और कॉन्सेप्ट वजूद में क्यों आया? क्योंकि सर एक एसिड की वैल्यू इन यूज निकालना मुश्किल काम था। लेकिन सर CGU में भी जो है ना, आप याद रखिएगा, इंपेयरमेंट एलोकेशन सीक्वेंस है। इंपेयरमेंट एलोकेशन की क्या है? सीक्वेंस है। अब उसमें आपको याद रखना है CGU के अंदर इंपेयरमेंट एलोकेशन, CGU के अंदर आपको बहुत सारे एसिड्स होते हैं ना, पूरा यूनिलीवर ने का जेड स्पॉट हमारा CGU, अब उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स हैं। अब उसमें इंपेयरमेंट आ गई तो उसमें क्या सीक्वेंस है? पहली सीक्वेंस है पहले नंबर पे, मतलब इंपेयरमेंट को मैं पहली गोली किस पे चलेगी? तो सबसे पहले आएगा एनी एसिड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। एनी एसिड, भाई पूरा CGU इंपेयर हो रहा है लेकिन एक मशीन फुली डैमेज ही हो गई है, तो वो आ गया एनी एसिड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। सबसे पहली गोली किसको लगेगी? कोई एक एसिड जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो जाए। आप यूं समझें कि बहुत सारे लोग एक गुंडे के पास फंस गए, उसमें फंसे थे एक आदमी की वजह से, गुंडे ने कहा सबको मारूंगा, बताओ पहले किसको मारूं? सबने कहा इसको, इसकी वजह से फंसे। एनी एसिड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। दूसरी गोली खाने के लिए आएगी गुडविल। गुडविल किस में होगी? उस CGU में जिसमें गुडविल होता है, सब्सिडी वगैरह। गुडविल पे सर दूसरी गोली क्यों लगेगी? सवाल है लॉजिकली। IAS 38 से मिलता है भाई। क्यों गुडविल क्यों? सर सब्जेक्टिव है, नजर नहीं आता एसिड। क्या है? नजर नहीं आता। स्टैंडर्ड कहता है इसको मार दो, नजर ही नहीं आता। सही है, इसको उड़ा दो। याद है सर, गुडविल हम पढ़ते थे ना IAS 38 में, अपनी कंपनी खुद इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं कर सकती तो आती है तो गुडविल, क्योंकि भाई ये नजर नहीं आता, इसको क्या कर दो। फिर हम तीसरे नंबर पे किस पे आते हैं? अदर एसिड्स पे। तीसरे नंबर पर इंपेयरमेंट अप्लाई होगी अदर एसिड्स पे। अब सर ये थोड़ा सा IAS 36 का सिनेरियो है, लेकिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना मैं उस टाइम पे ये आपको करवाने नहीं आऊंगा वापस। तो जो है यहीं पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये चीज है। अब आ जाए सर अदर एसिड्स। यहां तक आप सब क्लियर है?
CGU है, सब कुछ है, अदर एसेट्स हैं। तो अब अगर आप लोग यहाँ तक क्लियर है ना, तो मैं आपको आगे भी लेकर जाऊंगा और आगे भी हम क्लियर करवाएंगे। सब इधर रुकेंगे, सब बच्चे इधर सुनेंगे। अब सर अगर इसके अंदर कोई ऐसा एसेट है, अब अगर इसके अंदर कोई ऐसा एसेट है जो कि स्कोप आउट है, तो क्या उसके ऊपर इंपेयरमेंट होगी? अगर स्कोप आउट एसेट आ गया तो उसके अंदर इंपेयरमेंट नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अब आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 21 बी की तरफ आते हैं सब बच्चे। मेरे साथ करेंगे ये सवाल। 21 पास्ट पेपर का है सवाल 2017 क्वेश्चन नंबर 1A का 2 फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ खैबर लिमिटेड एज एट 30 जून 2017 एज एट 30 जून 2017। अब सब बच्चे आ जाएंगे। कैरिंग अमाउंट इनकी कितनी है? 22 ते 15 ते 95 ते 20 22। अब आ जाए सर इसके अंदर 8। सर बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल, इसके ऊपर IFRS अप्लाई होता है? होता है। मशीनरी कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा? इक्विपमेंट अप्लाई होगा? यस सर। लाइसेंस होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल मेजरमेंट वाले केस में अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल, गुडविल होगा। इन्वेंट्री, यो कितने लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री पे होगा? ये तो होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ, रिकॉर्डिंग वाले तुम भी बताना, होगा नहीं होगा? खामोशी, होगा नहीं होगा? अभी एक कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा वाले बता दें नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? 1 2 3। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं होगा? ऑनलाइन वाले बच्चों से भी जवाब लेने दो। जी शाफे, फातिमा, अक्सा, जल्दी 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 जल्दी। नहीं होगा। अच्छा जो कह रहे हैं नहीं होगा क्यों? ये तो पहले ही हेल्ड फॉर सेल। सर ये हेल्ड फॉर सेल पहले ही, और स्टैंडर्ड का नाम क्या है? नॉन करंट एसेट। तो क्या इन्वेंट्री तेरा नॉन करंट एसेट होता है? सर जो स्कोप में एक्सक्लूड किया है ना हमने, उनको किया है जो नॉन करंट एसेट थे। ओ भाई ये तो है ही नॉन करंट एसेट ही नहीं है, समझ रहे हो भाई? इन्वेंट्री तो है ही नहीं ना नॉन करंट एसेट। देखेंगे सर ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री कभी नॉन करंट एसेट हो जाए? नहीं, इन्वेंट्री आपकी नॉन करंट एसेट, हाँ बहुत रेयर है कि अगर आपका इन्वेंट्री ऐसी हो जिसको बनने में 2-3 साल लग जाए। सही है सर? हाँ जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का, लेकिन उसकी फिर कहानी अलग आती है, वो WIP केस में। सही है सर? लेकिन हमने कहा नॉर्मल हालात में इन्वेंट्री आपका नॉन करंट है। लिख लो लर्निंग आउटकम, इन्वेंट्री इज नॉट नॉन करंट एसेट। इन्वेंट्री इज नॉट नॉन करंट एसेट। तो समझे सर? अब आप लोग अगर इन्वेंट्री को कर दें तो एग्जामिनर मुस्कुराएगा। सही है सर? बोलेगा वाओ, इन्वेंट्री को भी इसने नॉन करंट एसेट। सर देखें इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट हो, इसके इतने ही कम चांस हैं जितना कि अगर किसी लड़के का नाम सबा हो, है ना सर? अब होता है लड़के का नाम सबा, इंडिया का एक मशहूर विकेट कीपर है सबा करीम, है ना? एक लड़के को मैं जानता हूं, उसका नाम शफक है। क्या नाम है? शफक उसका नाम है। अब आप और मैं नहीं सोचते कि अब शफक का नाम है तो बोलते लड़की होगी कोई, क्या है अब लड़का। अब ये तो मेरे ख्याल में अम्मा ने दुश्मनी निकाली। सही है? अगर आप बच्चे का नाम आप लग दो सबा या शफक। मेरी टीम में लड़की थी, मैं वहां गया, कहते हैं आप जरशाम। चलो फिर एक जरशाम। तो अब यार जो मशहूर नाम है सबा और शफक लड़कियों के, अगर आपने वो लड़के का नाम रख लिया है तो आपने तो बेचारे को जिंदगी भर के लिए मसले में डाल दिया है। सही है? आ जाए सर, आ जाए। और कभी कभी मैं बहुत सारे
ऐसा हुआ है, लोगों के साथ गेम हुआ है, उन्होंने वो समझे कि कोई खातून आ रही है, मैडम तैयारियां कर ली, आ गया लौंडा। सही है। एकदम से लोग परेशान, मुझे नहीं होता था कि फिजिक्स वगैरह के और ये जो इन्विजिलेटर आते थे, भाई ये आ रहे हैं। सही है। शफक तबस्सुम, समझे खातून आएंगी तो सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर वीचर सब खुश का आ गए मूछ वाले शफक। तब आप सोचे तो मतलब ये चले सर, तो हमने कहा इसी तरीके से शफक नाम जैसे बहुत रेयर है, वैसे इन्वेंट्री नॉन करंट एसिड बहुत रेयर है। आ जाए, अब आ जाते हैं, कह रहे बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एज 30 जून 30। सर ये सब पता है, इन सब बातों का ताल्लुक किससे? इंपेयरमेंट से। जो क्या है, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ सीजीयू एट 30 जून 2017 वाज 100 मिलियन एंड। अब आपको पता है कि सर वैल्यू इन यूज ओवरऑल बेसिस पे तो इग्नोर हो जाती है ना सर। अब आगे आते हैं, कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या सर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल एसेट, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L फॉर दिस साल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अब इसमें पहला वाला जो है ना हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। कह रहा है देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन बजटेड नेट कैश फ्लोज। ये पूरा सवाल IAS 36 के नोट्स के अंदर मौजूद है, जब हम करेंगे तो IAS 36 में करेंगे इसका। लेकिन जो पार्ट बी है ना वो हमारे अंदर है, इसीलिए मैंने आपको CGU के लिए कॉन्सेप्ट दिया था। केल डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द CGU एज अ ग्रुप इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइड इट एज हेल्ड फॉर सेल। Carrying value of all individual assets have been remeasured in accordance with applicable। इसने कहा देखो जो ऑलरेडी एसेट्स तुम्हें कैरिंग अमाउंट गिवन है ना सवाल में, बोला ये ऑलरेडी क्या है, मतलब जो हमने पढ़ा था ना बिफोर क्लासिफिकेशन रीमेजर, बोला नहीं करना, मैं कर चुका हूं। सही है सर। तो डायरेक्ट तुझे किसकी तरफ जाना है? इम्पेयरमेंट। अब सुनना सर, यहां पर इम्पेयरमेंट में सिर्फ ये चीज याद रखना तुम्हें, ये रूल, कोई ऐसे स्पेसिफिकली वो गोली खाएगा। फिर अब अदर एसेट्स में भी कौन से, जो कि आपने कहा इसमें लिख लो, एक्सक्लूडिंग स्कोप्ड आउट, एक्सक्लूडिंग स्कोप्ड आउट। अब सर ये अगर आप सबने कर लिया है कॉपी तो अब हम इस पे आते हैं। ये मिटा रहा हूं। ट्वेंटी 21B विंटर 2017 का सवाल है। जब तुम स्कूलों में या कॉलेज में थे, कॉलेज में थे स्कूल में थे? कॉलेज अबे स्कूल में हो गया बस, मतलब पक्की बात है। अच्छा स्कूल खत्म, चल जो भी है, कहीं भी हो खुश हो। विंटर 17। अब सर सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे आते हैं सर वो एंड में ना हम पास पेपर, अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है ना तो पास पेपर्स कहीं ना कहीं कवर होते जाते हैं, जो एंड के रह जाते हैं वो हम अलग से करते हैं। सर यहाँ पर देखें साथ साथ होते जाएंगे कवर। अब हम इसकी वर्किंग का ज़रा तरीका सीखना। हमें ये पता है कि इसने हमें कह दिया है बिफोर क्लासिफिकेशन वाला काम तो मैं कर चुका हूँ, ऐसा ही है। तो अब हमें इसको आफ्टर क्लासिफिकेशन करना है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी ये लेकर आ चुका है जिस वैल्यू पे थी। तो अब इसकी ज़रा वर्किंग समझना। हमने कहा कैरिंग अमाउंट हर एसेट की बता दो मुझे, कौन कौन से एसेट है। बिल्डिंग की कितनी है? 22। मशीनरी 15। इक्विपमेंट 19, ऐसा ही है। और लाइसेंस 20 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट वाली फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू है यहाँ पे। कितनी है? और अच्छा अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है? 8 और गुडविल 3 और
इन्वेंट्री 8। मानते हो? अच्छा मुझे बताओ टोटल कितना हो गया इन सबका? टोटल 117। हमने कहा सर टोटल हो गया 117। अब हमने कहा कि सर ये हमसे चिल्ला चिल्ला के यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 100 मिलियन। वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट 100 एंड 90। अब आपने कहा सर यहाँ पर तो वैल्यू न्यूज, तो हमने कहा बिल्कुल जो इग्नोर करनी है, जैसे तुम्हें जिंदगी में लोगों ने किया यार फर्म अभी तुम्हारी जायज डिमांडों को भी करेगी इग्नोर, तो हमने कहा वैसे तुम्हें इसको इग्नोर करना है। हमने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई भैया? अब तुम्हें पता है मुझे इम्पेयरमेंट के बाद कितने पे आना है? 90। इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट कितनी लगानी है? 22 की इम्पेयरमेंट करनी है। मानते हो? अब सब बच्चे देखेंगे इधर, इम्पेयरमेंट हमें करनी है 22 की। अब आ जाए सर, सबसे पहले तो उनको उड़ा दो जिनके ऊपर इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें क्या है? इसके ऊपर तो होगा नहीं, तो ये मुस्कुराते हुए 22 से ही आएगा। इस पे होगा? नो। ऐसा ही है। अब सब बच्चे इधर कॉपी नहीं, हमने कहा नौजवानों इधर ना, ये इस पे अप्लाई हुआ, ये तो होता ही नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और हमने तो ये तो है ही करंट एसेट, तो हमने कहा इस पे भी हाँ इन्वेंट्री हो सकती है डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा, लेकिन इस पे अप्लाई, क्योंकि ये इसने स्कोप आउट से आउट नहीं किया है, नॉन करंट एसेट नाम में ही आउट कर दिया है, तो हमने कहा ये भी इंपेयर नहीं हुई। मान गए? अब हमने कहा था बाकी 22 की इंपेयरमेंट करनी है, 22 में से 3 की गोली खाने के लिए एक रेडी है, गुडविल। गुडविल ने कहा सबसे पहले कलमा शहादत, यहां पर इसने नोश कर लिया। अब आगे आते हैं। अब हमने कहा बाकी हैं उनको इंपेयरमेंट डालनी है, तो उनको इंपेयरमेंट डालने के लिए, इसको भी जरा अलाइन कर देना, इनको इंपेयरमेंट डालने के लिए हमें क्या करना है सर? हमको उनको इंपेयरमेंट करने के लिए इनकी वैल्यू के बेस पर, अब हमने कहा बाकी जो है उनकी वैल्यू निकालो, 22 + 15 + 19 + 20 + 8 84। ऐसा ही है 84। अब आते हैं 22 × 19, बिल्डिंग पे कितनी इंपेयरमेंट आई? 4.98। 17 इसी तरीके से ये अपने इसका कर लिया 1। अब देखो पेपर में भी यही करना है, तुम लोग पेपर में ना पूरी वर्किंग करते हो, हिस्टेरिक डाला और हिस्टेरिक डाल के, ये इसीलिए तो पेपर पूरा नहीं होता। याद रखो FAFR में कॉन्सेप्ट पूरे हैं, पेपर तूने पूरा कर लिया, इंशाल्लाह पास हो। बच्चा फेल इसीलिए होता है कि पेपर ही पूरा नहीं कर पाता। अब आ जाए 2 15 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 19। अब आ जाओ 19 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 19 4 पॉइंट। अच्छा अब आ जाओ लाइसेंस। कितना? और हमने कहा 8 डिवाइडेड बाई 1. अब जरा जल्दी से इन सब की वैल्यूज बताते जाओ। 6 14.7 16 point 15 point 6.19। बाकी तो कोई है ही नहीं ना सर। तो सर ये हो गया आपका सवाल। जब आपने कहा गोली खाई किसने? गुडविल ने। और बाकी आपने कहा सर हमने सवाल कर लिया। तो सर अब आप सुनिएगा,
ये मैं कहता हूँ ये हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है। ज़िंदगी में आपने कैसे कैसे रिस्क किए, कैसे कैसे कांड किए, ये आपके ऊपर है ना। अब आपको नहीं पता आप कहाँ कहाँ फंसे हैं नहीं। मैं पेपर में अगर होता ना, साफ सी बात है, तो मैं इसकी और इसकी वर्किंग कराता ना, इन तीन की वर्किंग नहीं बताता। मैं इन तीनों की वर्किंग मैं था इसी तरीके से तो है। हाँ बहुत होता ना, तो मैं यहाँ पर तीनों पे एक साथ डालता है स्ट्रिक्टली और लिख देता सेम एज कंप्यूटेड 1 and 2। क्यों भाई? पेपर में देखो मेरा एक मानना था, एक ईमान था, और मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी ये ईमान बन जाए। पूछो क्या? कि यार तुम्हारा चेकर पढ़ा लिखा है, वो खुश होगा कि अरे तेज आदमी है, बोलेगा सही है यार, उसके पास देखो आंसर होता है, उसके पास ये फिगरें होंगी भाई। समझ रहे हो सर? उसके पास ये फिगरें होंगी। तो अगर मैं 1 और 2 की वर्किंग कर रहा हूँ, 3 की नहीं कर रहा हूँ, 4 की नहीं, मैं हाँ, लेकिन अब मैंने कहा ना ये एक हर एक का एक रिस्क लेने का होता है। अब पेपर में आपको लगे डर, आप बोले नहीं नहीं मैं तो सबकी करूँगा, तो कर भाई। शाफे क्या कह रहा है बेटा? क्योंकि गुडविल सेकंड पे था, उससे पहले ये था कि अगर कोई आदमी स्पेसिफिकली कोई एसिड आ जाए, कोई एसिड ऐसा था ही नहीं ना, वो लिख कर देगा। सही है, वो लिख कर के देगा। बढ़ जाए आगे। अब आपको थोड़ा टेस्ट किया जाए, क्योंकि याद रखना चाहिए एक और FFR के अंदर एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि काफ़ी सवालात आपकी जो, क्योंकि मैंने कहा ना स्टैंडर्ड बुक्स अभी लोग पेपर देकर आ गए होंगे, तो अभी जब क्लाइंट्स पर जाओ ना, देखो ना किसी ने FFR का पेपर दिया हुआ है, अभी नहीं मांगना बुक, क्योंकि अभी मांगोगे ना थोड़ा सा अजीब, नहीं दोस्ती है ताकि तूने अभी से बुक दे दो, सही बोलेगा चल भाई। हाँ लेकिन जब थोड़ा सा हो जाए और रिज़ल्ट का समय करीब आए, इवन बल्कि रिज़ल्ट भी आ जाए, रिज़ल्ट आए ना, तो रिज़ल्ट के आते ही और बच्चे का तुम्हें पता चल जाए इसका FFR पास हो गया सीनियर का, उसको मांग लेना जिस बोला सर बहुत मुबारक हो, मुझे बुक वो स्टैंडर्ड दे देना। हाँ हो सकता है वो तुम्हें बोले कि मैं MSA 1 में यूज़ करूँगा, तो फिर तुम्हारे लिए वो बंदा अच्छा है जिसका FFR तो पास हो, ऑडिट पास ना हो। समझ रहे हो? और किसी ने FFR ऑडिट पहले अटेम्प्ट में दे दिया, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, बट MSA 1 में इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग लगते हैं सेफ साइड के लिए। बट फिर भी देख लीजिएगा, अगर आपको कोई लगता हो जिसने अभी ऑडिट की अटेम्प्ट ही ना दी हो, अगली अटेम्प्ट में दे रहा हूँ, तो उससे तो आप स्टैंडर्ड मांग सकते हैं। तो ज़रा देख भाल के, सही है सर, तो आप उससे स्टैंडर्ड मांग लें और कहते हैं मैं आपको वापस दे दूँगा, क्योंकि लोगों को ख्वाहिश होती है कि मैं स्टैंडर्ड को क्वालिफाई होने के बाद भी रखूँ। सही है यार? एक बात बताऊँ, मैं इस लेवल पे ले लो, वजह यह है कि आकिब जो दरिंदा बन रहा है ना आहिस्ते आहिस्ते जाके, और हो सकते हैं आपके अटेम्प्ट वैसे जिनके दिसंबर 23 है, जून 23 वाले नहीं, उनके अटेम्प्ट तो है ही कंप्यूटर बेस्ड। अब लेकिन इस कंप्यूटर बेस्ड के अंदर भी एक अच्छा, अभी एक इसमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, सुनिएगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड है और मैं अगर कंप्यूटर बेस्ड अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, और अब उसके लिए पता नहीं ना इनका इन्विजिलेशन सिस्टम क्या होता है, रिमोट प्रोक्टरिंग करेंगे किस तरीके से उधर, उसमें एक चांसेस है कि अगर IFRS मेरे पास हार्ड फॉर्म में है तो मैं तो उसके अंदर पूरी कहानियाँ लिख दूँ, अपनी चीटिंग कर दूँ। तो ये थोड़ा सा भी चीज़ें वेग हैं। सही है सर? तो ये भी है। तो हमने कहा सर नहीं देखें इस बेटा CB पेपर के अंदर सबसे बड़ा MCQ वाला, तो जाहिर सी बात है FFR में नहीं होगा, वो देखते हैं क्या होगा। मेरा मानना है अगर ये फुल टाइम सॉफ्टवेयर पे चले गए तो फिर ये आपको एम्बेडेड होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर IFRS, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सर्च मार लो। तो अभी खैर अभी तो मेरा एस्टिमेशन है जितना इस वक्त शोर मचा हुआ है, और हमने भी ICAP को कहा है कि भाई पहले तुम स्ट्रेस टेस्टिंग कर लो, तुम नहीं देखो कि MSA की बच्चे और FFR के बच्चे बराबर होंगे। MSA 500 बच्चा देता है तो FFR 1200 बच्चा देता है। फ़र्क देख रहे हो 500 और 1200 में?
तो हमने कहा अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर बैठ गया ना तो बच्चे के तो अटैम्प्ट गई। और ACCA में एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, पहले जो अटैम्प्ट थे, लेकिन ACCA ने बच्चों के पैसे रिफंड कर दिए। हाँ टाइम, अब ACCA ने कहा भाई क्या करें, गलती हो गई छोड़ दे। CA भी बोला कि ऐसा बोले पैसे ले ले, गलती हो गई छोड़ दो। CA छोड़ोगे? नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? इतना टाइम लगा लिया तो भाई हो जाता है मिसहैप, नसीब सबके नसीब एक साथ खराब, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह देखो मैं तो ICAP में बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, मजाक अपनी जगह, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर उन्होंने कुछ किया तो हम नहीं छोड़ेंगे ना। आपको नहीं पता हम अभी ICAP के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर कैसे बैठे हुए होते हैं। आपको याद हो एक सवाल हमने किया था, आपने किया था वो ऑप्टिमिज्म वाला, जिसके अंदर उसने जो FAR2 में लीजिस का, इसके अंदर उसने UGR भी कंप्यूट करवा दी थी। उस पर हमने ICAP को कहा, हमने कहा यार तुम खौफे खुदा करो, तुम जो है बच्चों से QT पूछ रहे हो। और वो सवाल तो QT का हो गया यार, तो कह रहा है UGR भी कंप्यूट कर। तो मैंने कहा ये कोई फ्यूचर वैल्यू निकाल। तो मैंने कहा यार देखो ये चीज़ें नहीं करो। तो ICAP ने उसको रिगार्ड किया, को याद रखो। अभी इस पिछले अटेम्प्ट के FAR2 के पेपर में एक ICAP ने भंड मारा है सोल्यूशन में, वो भी हमने कहा है। तो ICAP कंसीडर करता है, ऐसी बुरी बात नहीं है। ICAP को इतना बुरा मत समझा करो, थोड़ा सा है, इतना नहीं है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। उन्होंने कहा ये अब आप लोगों को करवा दूं, ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल है। इसको कोशिश किया गया है कि क्वेश्चन, क्योंकि आप स्टैंडर्ड की एग्जांपल खुद से पढ़ेंगे तो आप मसले में आ जाएंगे। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट दैट नीड टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल एसेट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। अब ये आपके सामने है पूरा डेटा। सपोज करें पेपर में ये सवाल गया छप, तो आप क्या करेंगे ये आपको मुझे बताना है। Recording stopped. जी शाफे, ऐसा वैसे एक्सपेक्टेड तो है, खुद से करना है। 5 मिनट दे रहा हूं, शेयरिंग नहीं करनी। ये सीन क्या होता है सर? CU एक रुपीस की तरह की करेंसी है। अच्छा सर, एक सवाल आया है कि CU क्या होता है, तो याद रखें स्टैंडर्ड ने रुपीस की जगह ना वो रुपीस ना डॉलर, तो स्टैंडर्ड ने आपके IFRS ने अपनी एक करेंसी निकाली CU, देखा जाएगा, सही है। तो उसने कहा CU, तो CU का नाम याद रखें। स्टैंडर्ड में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो CU इज करेंसी। चले सर आ जाए। स्टैंडर्ड कभी कभी ज्यादा बातें भी करता है, सब कुछ कह रहा है चिल्ला चिल्ला के। क्या भैया? An entity plans to dispose of a group of its assets. An entity plans to dispose of a group of its assets as an asset sale. The assets form a disposal group and are measured as follows. Carrying amount at the end of the reporting period before classification is held for. ये मस्ती कर रहा है इस फिगर देके आपको। Carrying amount is remeasured immediately. भाई हमने कहा एक रिपोर्टिंग पीरियड क्या वैल्यू थी इसकी, हमारी बला से, सही है। जब तुमने कर दिया 14,900 पे आ गया, फिर बताया फिर एंटिटी रिकॉग्नाइजेस द लॉस ऑफ 1100 इमीडिएटली बिफोर क्लासिफाइंग द ग्रुप एज हेल्ड फॉर। अब आते हैं एंटिटी मेजर्स द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप एज CU 1300। अब मुझे बताएं गुडविल पे इंपेयरमेंट आएगी सबसे पहले, PP रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, PP एट कास्ट, इन्वेंट्री नो, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्यों नहीं आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? IFRS 9 में फॉल कर ले रहा है। IFRS 9 किस में आता है? मेजरमेंट एक्सेप्शन। मानते हो? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। पूरा ग्रुप करके फिर क्यों ये इंडिविजुअल रजिस्टर करते हैं ना? नहीं आप समझ नहीं रहे। इसने कहा कि ओवरऑल मैंने किया तो इंडिविजुअल बेसिस पर ही, और उसके बाद फिगरें ये आई है, समझ रहे हो? इसने कहा मैंने किया तो इंडिविजुअल बेसिस पर ही है, लेकिन उसके बाद फिगरें
ये आ गई भैया, पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं किया, फिगर एक साथ दिया। खैर मैं कह रहा था आप लोग इतनी आसानी से मान जाते हैं, तो शायर ने कहा है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक नज़र में हो जाए जिससे मोहब्बत, उसे 100 पर्दों में भी पहचान लिया जाता है। पूरा शेर ये है। आ जाए सर, हज करके आ जाए, आ जाए सर, आ जाए। अब आगे आते हैं। अब हमने कहा कैरिंग अमाउंट, जल्दी से बताते जाओ। गुडविल 1500, आगे पीपी रीवैल्यूएशन मॉडल, पीपी कॉस्ट 5000, और आगे इन्वेंटरी 2200, और आगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कितनी? अब हमने कहा सर टोटल कितना हो गया? 14000, और हमने कहा सर इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 13000 पूरा। तो हमने कहा सर इसका मतलब है इम्पेयरमेंट, मान गए। अब हमने कहा सर इम्पेयरमेंट पे आते हैं जब हम इधर, तो हमने कहा 1900 से इम्पेयर करना है, ये दोनों तो मुस्तस्ना है। इन्वेंटरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा भैया नॉन करंट एसेट ही नहीं है ये, तो इसके ऊपर तो IFRS 5 अप्लाई नहीं होता। ये भी मेजरमेंट एक्सेप्शन। अब आते हैं 1900 की गोली। सबसे पहले गुडविल ने कहा खत्म, टाटा बाय बाय, सही है। और देखो अब लॉजिकली भी सही है यार, जब तुमने हेल्ड फॉर सेल कर दिया है अफेक्टिवली, तो तुम्हारी बुक्स में उसकी गुडविल का क्या काम? समझ रहे हो? तुमने तो वैसे ही बेचने का फैसला कर दिया, अब क्या गुडविल तुम्हारे लिए क्या मैटर? सही है। अब आगे आता हूं, पीपी और इसके ऊपर हम एलोकेट कर लेते हैं। टोटल दोनों मिला के कितना हो गया? 9700। इसमें से आपने कहा 4000 मल्टीप्लाई बाई 400, कितना आ गया? 165। अगर इसका, तो इन दोनों को मिला के बैलेंसिंग कितना आ गया? तो प्यारा प्यारा बच्चा कितना आया? 3854। तो सर क्या ये आसान है? पक्की बात है। तो हमने कहा कि सर इस कदर आसान चीज़ें जब हम करेंगे तो मज़ा तो आएगा ही, है ना सर? अब सर अगर आप देखें ना, तो आप इस स्टैंडर्ड में एक लंबे उस पर आ गए। कॉन्सेप्चुअली तो आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। ऐसा ही है सर, पक्की बात है। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दूं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, छोटा सा। सर देखें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, इसको ज़रा सब बच्चों ने सुनना है, समझना है। डिस्पोजल ग्रुप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सही है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी देखा जाए तो उसको आप डिस्पोज ही कर रहे हो ना, लेकिन जिसको आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, याद है ना, मैं वो एग्जांपल देता हूँ प्रोविजन और एक्रूवल्स। एक्रूवल्स की नेचर प्रोविजन वाली है, लेकिन जिसको तुम प्रोविजन कहते हो उसका डिस्क्लोजर जरूरी है। तो डिस्पोजल और डिसकंटिन्यूड है एक ही चीज़, लेकिन डिस्पोजल ग्रुप की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसकंटिन्यूड की। अब डिसकंटिन्यूड के केस में अब यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ी सी करूँगा, अगली क्लास में लॉजिक दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई तूने जिसको कह दिया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसका मतलब है इस साल जो इससे प्रॉफिट कमा रहा है, यूनिलीवर ने अलग से कह दिया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो अगर तो इस साल इससे प्रॉफिट कमा रहा है तो ये शेयर होल्डर को बता दे अलग से P&L के अंदर, उसको हटा दे। नॉर्मल जो तेरा इस साल अभी तूने डिसकंटिन्यू कर दिया है और तूने कहा है कि भैया अगले साल ये नहीं होगा, तो इस साल शेयर होल्डर का हक नहीं कि P&L के अंदर उसको पता चल जाए कि यार इस सेगमेंट को जिसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कितना है ना। ताकि फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी हम अगली टोटल प्रॉफिट तुम अगर शो कर रहे हो 5000 और उसमें से एक सेगमेंट जिसका 4000 का प्रॉफिट था उसको तुम अलग से उसको बता दो, तो उसके लिए तो जिंदगी आसान है ना। बोलेगा भाई बाकी तो 1000 ही है,
यही तो वो औलाद थी जो सबसे ज्यादा कमा रही थी, अब यही माँ बाप से अलग हो रही है, तो घर की तो वाट लगेगी, मतलब इन सेंस, समझ रहे हो सर। तो हमने कहा ये बताना उसका हक है ना भैया, जब ये बताना उसका हक है तो इसीलिए इसकी ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पीएनएल में अलग से, या तो आप पीएनएल साथ साथ बना के दो, ये एक लाइन अलग से डालो और पीछे उसका पूरा ब्रेकअप दो, तो वो हो नोट्स के अंदर कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये थे। अब आप लोग मुझे बताएं, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का वर्ड आप लोगों ने पहली दफा नहीं सुना, कुछ बच्चे सुन चुके हैं, कुछ बच्चे, सब नहीं। ईपीएस में, ईपीएस जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सही है, मतलब उन्होंने ईपीएस के अंदर, जिन्होंने FAR 1 चेंज होने के बाद पढ़ा था, अब जो 2 साल पहले आई थी, मार्च 22 में एपीए वो पढ़ा था बेसिकली, तो उन बच्चों को पता है ईपीएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, उसकी जड़ें यहाँ सर है। सही है सर। अच्छा सर, ये जो टॉपिक ईपीएस वगैरह नहीं आप पढ़ाएंगे। अच्छा, अब मैं एक बात यहाँ पर एक और बात कह दूँ, देखो मैं हमेशा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करता हूँ, मेरे गुरु हैं केपी साहब, खालिद पेटीवाला साहब, सही है, उनसे मैंने सीखा है बच्चों को पास कराना हमारा पर्पज़ होना चाहिए, और पास कराने के लिए जितनी नॉलेज दे सकते हैं दे, और जितनी हो। अब मैं एक चीज़ की इतनी उसमें, अब बहुत सारे हमारे दोस्त काबिल एहतराम वो यहाँ पर है ना, आपको पढ़ाते तो नहीं है, FAR 2 वाले पूरे लेक्चर उठा के आपके FFR के पोर्टल पे मार देंगे, जिससे अब आप घबरा रहे, अब यार ये भी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इतनी चीज़ें इसकी, उसमें आपकी हालत टाइट। तो जैसे हम वहाँ पर एक क्लास रखते हैं FAR 2 में कि FAR 2 में इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं FFR में रखूँगा FAR 2 एंड FAR 1 इन, और आप बहुत से जब कंसोलिडेशन में कवर हो जाएंगे। क्योंकि सर मैं आपको, अगर मैंने आपके साथ ज्यादती करनी है, अगर मैं आपको FAR 2 FAR 1 के सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स दे दूँ, क्योंकि सर वो आप यहाँ पर वैसे ही कम है, अभी आपकी पता चलेगा कि अभी जो आपकी हालत टाइट होगी ना, आप बोलेंगे सर ये तो मनोज इतना, अभी एक वो शायान बच्चा आया हुआ था जिसके TSA में वो सारे गोल्ड मेडल थे, वो कह रहा था सर सबसे लेंथी पर्चा जो है ना पढ़ने के लिहाज से तो FFR, ये आप नहीं, किसी का बाप जो है ना आखिरी दिन बैठ के सब चीज़ें नहीं करके जा सकता। और उसने जो दूसरी बात बोली, बोला हाँ पास करने के लिहाज से, उसने कहा मेरा तजुर्बा है सबसे मुश्किल पेपर MSA 2 है, सबसे मुश्किल पेपर, बस वो तुम जब पहुँचोगे तब पता चलेगा। सही है, MSA 2 का सबसे मसला, सही है सर। तो हमने कहा जी, देखो जिस बच्चे ने कैफ के अंदर 3 मेरिट मान लिए, एक भी नहीं 3, तो उसके पेपर फर्स्ट टाइम में नहीं निकलेंगे तो किस में। तो उसने भी एक बात पे यही इन्फेसिस किया, उसने कहा सर ये बात भी आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ऑडिट बाद में दे। बोला क्योंकि सर बच्चा स्ट्रगल इसलिए करता है कि उसने ऑडिट की, एक उसका मानना, उसने कहा 3 अटेम्प्ट के बाद ना, 3 साल के बाद 3 ऑडिट करने के बाद बच्चों को ऑडिट समझ में आता है कि होता कैसे, और आप उसको अगर पहले साल में ऑडिट पे लगा देंगे ना, तो उसने कहा बच्चे का। और वाकई में जब मैं कहा हम थे ना, तो मॉड्यूल ई की अटेम्प्ट बनती थी 1.5 साल बाद, और हम फिर उसके बाद आकर भी ना, मतलब 2 साल अफेक्टिवली फॉर्म में गुजारने के बाद हम ऑडिट के पर्चे में जाते थे। आप तो अगर फिर भी दूसरी अटेम्प्ट में जाए तो 1.5 साल के बाद ही पहुंचेंगे ऑडिट में, तो आप समझें सर। तो ये बेसिकली उन बच्चों से जो पास आउट हो चुके हैं वो कह रहे हैं भाई, और मैं क्यों डर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे सर आप ऑडिट में इसलिए डर चुका हूँ भाई, मेरा FAR 2 के गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे का जब ऑडिट रुक गया ना फाइनल में पहली अटेम्प्ट में, तो आप देखें, याद रखें, जो बच्चा गोल्ड मेडल मारता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। सही है। अब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जब ऑडिट रुक गया तो बहुत सारे बच्चों का हमें होता है कि सर हमें कॉन्फिडेंस से निकल जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें नहीं पता बहुत सारे बच्चों को हो सकता है अभी तुमने ऑडिट उठा लिया, एक ऑडिट मिला और अगली दफ़ा फॉर्म ने तुम्हें कहीं ऐसी जगह से काउंट कर दिया जहाँ पर 6 महीने तक तुम्हें ऑडिट ही नहीं, तुम BPO का काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि तो इस फिर अभी मौका है, चीज़ों को ज़रा सही से देखो। तो सर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में जो बयान में हम आखिरी में जो बात करते हैं 10 मिनट स्टोरी टाइम, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग समझें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, करता हूँ, जिसको थोड़ी सी ये भी है, अभी आप लोग देखें फर्म में जाएंगे और ख़ास तौर पे हमारे बहुत सारे बच्चे, आपका दिमाग खुलेगा। आप बहुत नन्हे मुन्ने जो बच्चे अभी तक फर्मों में नहीं पहुँचे हुए, सही है, जो पहुँच गए 6 महीने के बाद,
अब भाई बहुत नन्हे मुन्ने मासूम से हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ना हर चीज़ के अंदर टॉलरेंस लाएं। मैंने कहा ना आप किसी से मजाक आपके साथ होगा, सीनियर अगर शरारती हुआ मेरे टाइप का तो थोड़ी सी रैगिंग भी करेगा। मेरे साथ जो रैगिंग हुई थी ना, वो रैगिंग बड़ी अजीब सी हुई थी, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा बता भी देता हूँ। थोड़ा सा कुछ भी नहीं, हम बैठे हुए थे खाने पे, मुझे बोला ट्रीट दे और लेविश ट्रीट, और बोला कि यार नहीं तो दूसरा ऑप्शन नहीं। अब लड़के तो लड़के होते हैं, शरारतें भी उनकी अपनी होती हैं, सीनियर से 3 और मैं अकेला जूनियर। यार दूसरा ऑप्शन ये है कि एक पर्चे पर लिख कर दे दे कि अब तक तुझे फर्म में आए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, कौन सी लड़की अच्छी लगती है और क्यों। सही है। बोला नहीं तो वो ट्रीट दे जिसका खर्चा 10,000, नहीं तो तेरे को यहाँ पे तेरे 2 महीने रुला देंगे। दूसरी चीज़, कौन सी लड़की अच्छी लगती है तुझे फर्म में, टॉप 3 और क्यों। अब आप देखें ये इस हद तक जो है ना, मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा बाप फिर कभी। सही है, क्योंकि मतलब मुझे अंदाज़ा था। सही है। इसी तरीके से अजीब अजीब भाई रैगिंग है फर्म में, अगर सीनियर खतरनाक हो ना तो वो आपके साथ करता है। सही है। एक आध ऐसा भी हुआ है कि उसको बोला अच्छा ये रैगिंग वाली सारे काम जो है जब लेट सीटिंग हो रही होती है और खवातीन टीम में से जा चुकी होती, और जो मेरा जो जॉब थी उसमें तो कोई खवातीन थी नहीं, तो समझ है। तो लेकिन वरना रैगिंग तो इसी तरीके से होता है भाई, देख ये काम करना है, नहीं तो डांस करके भी बता। सही है। अच्छा नहीं तो इस बंदे को ये फ़ोन करके ये बात बोल। और मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें यार मतलब एक लिमिट में नहीं, चिचोर पाई पे ना जाए तो ये अच्छा है यार। मतलब मैनेजर को तू फ़ोन करके डायरेक्ट, अच्छा एक रैगिंग का ही तरीका, अब आप बड़ी मतलब मैनेजर को डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर सकते, मैनेजर को फ़ोन कर, इसको फ़ोन करके ये बात बोल, समझ रहे। तो ये सब चीज़ें लेकिन आप सीखेंगे। तो खैर मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं वो बाद में बताऊँगा फिर कभी। फिर मैंने कहा कि जो है आपके साथ जो है सर होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, मजाक मस्तियाँ आपके साथ लोग करेंगे, और ये उनका कहीं ना कहीं फर्म में इंटर। लेकिन मजाक मस्ती में एक चीज़ याद रखना, जो कि मैं आपको एक इस पे आ रहा था, कि लिमिट्स को क्रॉस नहीं करने देना किसी को भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, मेरे दोस्त हैं, और मेरा उनसे मतलब हालांकि एक दोस्त आए हुए थे बाहर से थे। आप मजाक मस्ती में ना किसी की फैमिली पे नहीं जा सकते, तो मेरे तो खैर एक दूसरे की फैमिली के ऊपर जा रहे थे। पर चलो फैमिली पे भी जाओ ना, तो मैं कहता हूँ लड़का जो लौंडा है ना, वो अपने भाई के ऊपर उसके कोई मजाक करो ना बर्दाश्त कर लेगा, शायद अब्बा पे भी कर ले, क्योंकि अब्बा भी चले एक वो है, मर्द है, सब कुछ सही फंटर। लेकिन जो है वो कभी भी मतलब अम्मा बहन बेगम के ऊपर मजाक बर्दाश्त। और जो लोग ऐसे मजाक करते हैं ना आपके, तो ये याद रखें कि वो उनसे आप दूर हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कल अपने 2 दोस्त आए थे, उनसे एक कनाडा में, उनको मैंने सुना दी ना कि यार तुम लोग का जो लेवल है, तो एक बहुत अच्छी कंपनी का CFO, नाम बताऊंगा आप हिल जाएंगे माशाल्लाह। और दूसरा जो है कनाडा में मल्टीनेशनल के अंदर अच्छी पोस्ट पे। मैंने कहा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो भाई, थोड़ा सा तो खैर। अब लेकिन जाहिर सी बात है ऐसी मीटिंगों में भी ना आपको होता है कि आप अपनी बात पहुंचा दें, लेकिन जाहिर सी बात है 6 लोग बैठे हैं और 4 उसी माइंड के हों, तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो मजाक होगा, बर्दाश्त करने दें, लेकिन कहीं भी कोई लिमिट क्रॉस करे तो वहीं पे आपका पूरा हक है कि आप उसको टाइट कर दें। ये फर्म में हो कहीं भी हो, और आपको टाइट करने पे हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा मजाक और तुम रोना शुरू कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे छोटे मोटे मजाकों में रोना शुरू कर देते हैं ना, तो उनका मजाक बन जाता है 3.5 साल, याद रखना। क्योंकि एक दफ़ा सीनियर यार इसकी छोटे से मजाक में रो जाता है, पूरी फर्म में फैल जाएगा, तो जिस जॉब पे जाएगा तेरे साथ मजाक होगा। तो चले सर, अभी हम आते हैं, तो ये हमने कहा हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।